सबसे पहले जो शुरुआत आप करोगे, आप अपने बिज़नेस को गूगल के ऊपर लिस्ट कर दीजिए। गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल एक होता है, उसके ऊपर जाके लिस्ट कर दीजिए। 3-4 दिन में या 5-6 दिन के अंदर आपका बिज़नेस वेरीफ़ाई हो जाता है। कोई अपना बिजनेस डिजिटली बनाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? कोई नई बिजनेस है या कोई बिजनेस ऑलरेडी रन है, वो कहता है मैं डिजिटली दिखाई दूँ लोगों को, तो वो क्या करे? आज के टाइम में इंडिया के अंदर, इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड फ्री काफ़ी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप बिना पे किए अपने आप को एनरोल कर सकते हो और आपकी डिजिटल प्रेज़ेंस बननी शुरू हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिग्री? स्किल्स इस तरीके के होने चाहिए कि आपके कस्टमर को आपकी स्किल्स से फ़ायदा मिले, उसको रिजल्ट्स मिले। तो मेरे हिसाब से तो स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिग्री के मुकाबले। एक शब्द आता है मेटा एड, हाँ जी। ये क्या चीज़ है? तो मेटा एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है फ़ेसबुक ने, जिसके थ्रू आप दोनों प्लेटफ़ॉर्म यानी इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक, अभी व्हाट्सएप भी आ चुका है, उस पे भी आप अपनी जो मार्केटिंग है, अपना जो प्रोडक्ट है या अपनी जो एड्स है, रन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? एड्स हो गया, प्रमोशंस हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपका डिजिटली आपकी प्रेजेंस हो गई, ठीक है। जैसे गूगल के ऊपर हम आज के टाइम में सर्च इंजन यूज़ करते हैं, तो गूगल के ऊपर प्रोफाइल भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में एआई का क्या रोल देखते हैं? ये जो आपके प्रोफेशन को, डिजिटल मार्केटिंग को कैसे चेंज करता है? मैं खुद भी और हमारी पूरी एजेंसी भी डेली बेसिस पे एआई को यूज़ करती है, जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत स्पेसिफिक हो गई है। तो मतलब एक तो हमारा टाइम बचता है एआई के थ्रू, प्लस हमें एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत जल्दी फास्टनेस मिलती है, तो चीज़ें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है। देखिए, अगर आपको अपना बिजनेस डिजिटली लेके आना है, तो आप बड़े सिंपल तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले जो नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के समय में 96% लोग गूगल सर्च करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए और 4% बिजनेस ही डिजिटली विजिबल हैं। क्या आप उन 4% में हैं या बाकी 96% में कहीं खो गए हैं? दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में, जहां होती हैं बातें अनुभव, ज्ञान और पैशन की। आज का पॉडकास्ट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हमारे साथ हैं अमित कुमार जी, फाउंडर ऑफ एलिवेट मार्केटिंग और एक ऐसे डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट जिन्होंने अपनी जर्नी एम्प्लॉय से शुरू की और आज एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने की इंस्पायरिंग जर्नी, डिजिटल मार्केटिंग के रियल सीक्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज, पर्सनल ब्रांडिंग की हिडन पावर, इंडिया में डिजिटल कैरियर की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ और उस रैपिड फायर राउंड की जो आपको इंस्टेंट एक्शनेबल टिप देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं या डिजिटल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लेट द इनसाइट्स स्पीक। अमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। आप अपने एज ए एम्प्लॉय शुरू किया और बाद में एक सफल बिजनेसमैन बने, एक एंटरप्रेन्योर हैं। राइट सर। तो आप शुरू से शुरू करते हैं। अमित जी, ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका बचपन कहाँ बीता? आपका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, ठीक है। एंड जो मेरा बचपन है यूपी में ही, हमारे मतलब जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर बीता। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन कुछ मेरी यूपी में हुई, उसके बाद हम दिल्ली मूव हो गए पेरेंट्स के साथ, मतलब एजुकेशंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी है पूरी अभी तक जो है वो दिल्ली के अराउंड ही चल रही है। बट मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में काम किया है, एज अ एम्प्लॉय भी और एज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की बात करें, तो मैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह काम कर रहा हूँ। तो हाँ जी, तो अभी तक की जर्नी मेरी यही है सर, जो मतलब एक एम्प्लॉय से शुरू करा, फिर बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टर्न आउट हो गया, मतलब कि मेरे को लगा कि अब इस तरफ जाना चाहिए। तो आपको बचपन से ही इंटरेस्ट था इसमें या बाद में डेवलप हुआ? बचपन से इंटरेस्ट तो देखिए हर किसी का होता है कि ये कुछ अच्छा करें या कुछ वैसा करें या कुछ ऐसा फील्ड के अंदर जाएं। बट जब क्योंकि मैं 80s बॉर्न हूँ, तो उस वक्त पे जो ये डिजिटल चीज़ें हैं और जो मतलब इंटरनेट जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस वक्त पर नहीं था।
बट डाउन द लाइन धीरे-धीरे जब हम जॉब करने लगे तो मुझे समझ में आने लगा। तो एक चीज़ मुझे बड़ी फ़ैसिनेट करती थी, मेरे को अभी भी याद है, मेरे बड़े भाई जब कंप्यूटर कोर्स करते थे तो मेरे को बड़ा वो इंटरेस्ट आता था कि वो कंप्यूटर के सामने जाके बैठते हैं। तो तब दिमाग में कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसा करेंगे जो इस कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। तो अब क्या होगा क्या नहीं है वो तो उस वक़्त पे नहीं सोचा था, बट कुछ था ऐसा दिमाग में। फिर जब मैं अपना जॉब शुरू करा तो उसके बाद चीज़ें दिखने लगी। हालाँकि जब मैंने पहली जॉब करी तब भी इंटरनेट उतना पॉपुलर नहीं था, इंडिया में नहीं था। जब धीरे-धीरे इंटरनेट आने लगा तो उसके बाद फिर हमें लगा कि यार चलो कुछ एज़ अ हॉबी इसको शुरू करते हैं। तो फिर मैंने जो है अपनी जर्नी थोड़ी-थोड़ी शुरू करी। कुछ चीज़ें मैंने सीखी, समझी लोगों से, उसके बाद जो है आगे हम बढ़े, ठीक है। जॉब देखिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ तो जॉब तो एक मैंडेटरी चीज़ है, हर किसी के लिए होती है। तो वो मैंने जॉब अपनी शुरू करी, ठीक है। जॉब मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक जॉब करी और अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने काम करा है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आना पड़ा। तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि अब आपको जॉब छोड़ के अपना काम शुरू? देखिए, इंस्पायर मेरे को इस चीज़ ने किया, मैं जब जॉब प्रोफ़ाइल में था, तो हमारे जो मोस्टली कस्टमर्स होते थे, वो बी टू बी सेगमेंट में डील करते थे, ठीक है? मतलब मेरी जो डीलिंग थी बी टू बी सेगमेंट की थी, और प्लस हमारे जो कस्टमर का सेगमेंट था, वो एक एसएमई सेगमेंट था। तो मुझे समहाउ ये फ़ील होता था कि इंडिया के अंदर एसएमई सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको ग्रो तो करना चाहता है, बट उसके पास प्रॉपर चैनल्स नहीं है, या जिन चैनल्स के साथ वो डील कर रहा है वहाँ से उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है अपनी बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने ये कुछ सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, मतलब इस सेगमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसी को ध्यान में रख के ये थोड़ा इंस्पायरिंग था मेरे लिए कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँगा या कुछ ऐसा करूँगा जो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। देखिए, बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज़ होते हैं, बट हमारे जो एसएमई सेगमेंट्स हैं उनके पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि उनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है, बट मैंने जो देखा अभी तक उनके पास वो सही लोग नहीं थे, जो उनको गाइड कर सकें, या सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे, जहाँ से उनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल सकें। तो इस गैप को फ़िल करने के लिए मैंने ये अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो माइंड था, अपना जो मार्केटिंग एजेंसी जो मैंने अभी शुरू की है या जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो मैंने शुरुआत लेके इस विज़न के साथ मैं आगे इसको बढ़ा। आपने शुरू में पार्ट टाइम काम किया या सीधा आप कूद गए कि नौकरी छोड़ो अब सीधा अपना नहीं, काम नहीं शुरू सर, करें? ऐसा तो नहीं हुआ कि नौकरी सीधा छोड़े। देखिए, जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था 2017-18 के अंदर, तो हमें क्या होता था कि वीकेंड्स पे ऑफ रहता था, 5 डेज़ वर्किंग थी। तो सैटरडे, संडे कुछ मतलब ऐसा होता था, मंथ में दोस्तों के साथ घूम लिए, फिर लिए। बट कभी-कभार ऐसा होता था कि 2-2 3-3 हफ्ते हम नहीं मिलते थे, ठीक है? कुछ बिज़ी होते थे, या तो मैंने सोचा इस टाइम को, इस पीरियड को ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट जो सर्टिफ़िकेशन है वो ली, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब इसी के अंदर कुछ धीरे-धीरे हमने कराया जाए, ठीक है? नौकरी छोड़ने का ख़्याल तब तक नहीं आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक ऐसा कुछ था नहीं। तो इसको चलता रहा, करते रहे। फिर क्या हुआ कि कोविड वाला सेगमेंट आया, और कोविड वाले सेगमेंट के बाद आपको पता है वर्ल्ड वाइड सब लोगों को एक मतलब जो एम्प्लॉयी सेगमेंट था वो तो ज़्यादा हिट हुआ था। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो गया। सही कह रहे हैं। हमें ब्रेक मिला कि भाई आप अभी थोड़ा-सा होल्ड करो, ये है वो, मतलब हर कंपनीज़ के अपनी-अपनी पॉलिसीज़ और अपने-अपने तरीके थे। तब वापस जब जाने की बात आई कॉर्पोरेट में दोबारा जॉब करने की आई, तो तब फिर मैंने डिसाइड किया कि अब वापस जॉब पर नहीं जाएँगे। अब फुल टाइम जो है, जो हॉबी थी उसको ही पैशन बनाएँगे और उसी को अपना करियर बना के आगे मूव करेंगे। तो यहाँ से फिर मैंने शुरू किया सर। जब आपने घर में बताया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं अपना ही काम करूँगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, उनका रिएक्शन तो जैसे नॉर्मल इंडिया के अंदर होते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी मतलब अच्छा खासा पैसा जो कमा रहा है, मतलब मेरी लास्ट सैलरी जो मुझे याद है, मतलब अराउंड 70-75,000 थी, और वो एक बड़ा अमाउंट होता है। उसको आप एकदम से छोड़कर आप ये बोलें कि भाई मैं अब कुछ अपना करूँगा, तो घर वालों का रिएक्शन तो होता है कि क्या तुम सही कर रहे हो या हो पाएगा तुमसे? बट समहाउ उनको ये था कि जब हम इस लेवल तक सैलरी वाले सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो अपना भी कुछ करेंगे तो अच्छा कर ही लेंगे। तो सपोर्ट मिला घर वालों का, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने डिमोटिवेट किया। मदर का सपोर्ट था, वाइफ का सपोर्ट था। उन्होंने बोला ठीक है करो।
जैसे भी तुमको अच्छा लगता है। अल्टीमेटली देखिए काम वही करना चाहिए जिसमें आपकी खुशी हो। यार ऐसा नहीं है कि जॉब में मेरी खुशी नहीं थी, बट अब फ़ील होने लगा था कि अपने लिए कुछ करना है, अपने पैशन के लिए कुछ करना है, तो मिक्स्ड रिएक्शन थे बट पॉज़िटिव साइड ज़्यादा थे। बहुत कम लोग हैं जो जॉब करते हैं लंबे समय तक, उसके बाद फिर वो अपने काम में आ जाते हैं, अपना अलग सेटअप बना लेते हैं। तो आपने एज़ ए एम्प्लॉयी काम किया और अब आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज़ फ़ेज़ में की कुछ लर्निंग जो आपको अब काम आ रही हैं? देखिए एम्प्लॉयी फ़ेज़ में जब आप काम करते हैं ना, जब एक एम्प्लॉयी बन के काम करते हैं, तो आपके अंदर एक सबसे मेजर जो चेंज होता है या जो एक चीज़ आती है आपके अंदर पॉज़िटिव जिसे हम बोलते हैं, वो डिसिप्लिन होती है। आप डेली टाइम से ऑफ़िस जाते हैं, आपको डेडलाइन्स मिलती हैं अपने, क्योंकि मैं सेल्स में रहा था, तो आपके जो टारगेट्स होते हैं उनको फ़िनिश करने की आपकी एक डेडलाइन्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, कल्चर्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ एक कॉर्पोरेट सिखाता है। तो वो सारी चीज़ें जो अब मेरे को अपने बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रही हैं। मतलब क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, डेडलाइन्स क्या होते हैं, क्लाइंट के पेन क्या हैं, पेन एरियाज़ क्या, उनको समझना, उसके हिसाब से एग्ज़ीक्यूशन करना। तो ऑब्वियसली देखिए जो एक एम्प्लॉयी फ़ेज़ में हमने चीज़ें सीखी थी, वो मेरे को ऑब्वियसली भी हेल्प कर रही है मेरे बिज़नेस के अंदर, ठीक तरीके से हेल्प करती है। अमित जी, अब आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपके नीचे भी लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, हाँ जी। तो उनके प्रति अब आपका नज़रिया क्या रहता है? देखिए, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में एम्प्लॉयी बहुत एक पॉज़िटिव एसेट्स होते हैं, ठीक है? आपको उनका ख़्याल रखना पड़ता है। ख़्याल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि सैलरी सिर्फ़ दे रहे हैं आपको, आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं। इमोशनली भी आपको उनके साथ अटैच्ड होना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ता है। मेरा हमेशा ये रहता है कि आप अपने वर्किंग आवर्स में अपना काम कीजिए और जहाँ तक मेरे से सपोर्ट है किसी भी तरीके का, वो मैं आपको पूरा दूँगा। बट अपने काम के साथ आप बेईमानी मत करिए, ये मेरा मानना है। और टच वुड मेरे पास ऐसी टीम है जो पिछले 4-4 साल से मेरे साथ काम कर रही है। हम अप्रेज़ल्स भी देते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द वे जाके भी हमने उनको हेल्प करी है। किसी को छुट्टी चाहिए, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, तो वी अंडरस्टैंड। देखिए वो भी ह्यूमन है हमारी तरह ही, तो उनके साथ भी वही चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पे कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर किसी तरह का धौंस या रौब जमाएँ। वो सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। जी। तो हम नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का ही पार्ट है। पिछले 4-5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और वर्किंग आवर्स उनके ऑफ़िस में ज़्यादा रहते हैं, तो एक तरीके से बॉन्डिंग उसी तरीके से बन जाती है। तो मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ पॉज़िटिवली ही काम करो, उनसे तो ऑटोमैटिकली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपके एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। अब कोई युवा व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे मार्गदर्शन चाहता है कि मैं क्या करूँ? मैं नौकरी करूँ या व्यवसाय करूँ? आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए नौकरी या व्यवसाय, ऐसा नहीं है कि नौकरी ख़राब है या व्यवसाय अच्छा है। आप जो भी करें ईमानदारी से करें, जिसमें आपका पैशन है वो करें। ऐसा नहीं है कि हर लोग इसलिए हमें हर कोई बिज़नेसमैन बन जाएगा तो देखिए हमारा बिज़नेस है, तो मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ। बट अल्टीमेटली मेरे ही बिज़नेस की जो जिसे कहते हैं ना वो एक दीवार बनाते हैं, उसके अंदर जो ईंट होती है, वो है तो एम्प्लॉयी ही ना मेरा। जी। तो अगर आपका इंटरेस्ट आप नहीं चाहते, देखिए हर किसी के अंदर ये पैशन नहीं होता है कि मैं अपना सेटअप करूँ, अपना बिज़नेस करूँ, अपना इन्वेस्टमेंट लगाऊँ या मैं 4-5 साल स्ट्रगल करूँ। क्योंकि देखिए इंडिया में कल्चर भी यही है कि आप जॉब जैसे ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आपको जॉब ढूँढनी होती है। मतलब ये माइंडसेट रहा है। अब हालाँकि वो चेंज हो रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब करिए, और अगर मेरे पास कोई आता है तो उसको सेल्फ एनालाइज़ करना चाहिए कि आप किस चीज़ के अंदर बेहतर हैं। अगर आप प्रेशर ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं, तो आप बिज़नेस में जाएँ। अगर आपका इंटरेस्ट है या आप किस अगर आप नहीं कर सकते, आप चाहते कि इमीडिएटली अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, मेरे को तो सिर्फ़ पैसा कमाना है और डाउन द लाइन चीज़ें देखनी है कि 5-6 साल बाद मैं वीपी बनूँ या फिर कुछ और एरिया मैनेजर या जैसे भी आप हायरार्कीज़ होती हैं उनको मेंटेन करो, तो आप जॉब कर सकते हैं। दोनों में खराबी कुछ नहीं है, दोनों ही ज़रूरी हैं। बेस्ट आपका इंटरेस्ट कैसा है? क्या बात है! आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब अगले फ़ेज़ की तरफ चलते हैं। ये तो आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बात हो गई। आपने जो किया इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। देखिए कई बार होता है आदमी बस सोचता है और चीज़ें मिल जाती तो कर लेता है। अमित जी, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही एम्प्लॉयी से एंटरप्रेन्योर बनने की। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? इसे सिंपल शब्दों में बताइए। डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊँ तो डिजिटल मार्केटिंग कोई एक अकेली चीज़ नहीं है।
ये पूरा इकोसिस्टम है। बहुत से लोग हम जैसे डील्स करते हैं, हम लोगों के साथ काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पता चलता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के जो इकोसिस्टम है उसमें से सिर्फ एक पॉइंट उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक इकोसिस्टम है। जैसे इसके अंदर एड्स हो गए, इसके अंदर कंटेंट हो गया, इसके अंदर एसईओ हो गया, इसके अंदर ब्लॉगिंग हो गई, इसके अंदर आपका और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल एक चीज़ को कहना डिजिटल मार्केटिंग कि मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं, वो नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो वो डिजिटल यानी कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को किस तरीके तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके बीच में जो चैनल है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे आपके एड्स हो गए, ठीक है, आपके वेबसाइट हो गए, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, सॉरी। तो और जैसे आपका ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गई, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पास है। तो मतलब सारी चीज़ें जो आपकी मिली हुई हैं, जो अभी डिजिटली अवेलेबल हैं, उसके थ्रू जब आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, वही एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है। यानी जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, हाँ इन जी। पे लोग ऐड देते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। मैंने बताया ना, ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें एड्स, अगर अगर हम बात करें तो एड्स सिर्फ एक पॉइंट है, मतलब एक पीस है उसका। इसके अलावा हर चीज़ जहाँ पर आपका यूज़र या आपका ऑडियंस या आपका कस्टमर डिजिटली आपसे कनेक्ट हो रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। अभी भी क्लियर नहीं हुई बात। जैसे फेसबुक पे ऐड रन कर दिया मैंने, अपने मस्त पेन मैन्युफैक्चरर हो, मैंने पेन का कर दिया। ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने रन कर दिया। राइट। तो मैं कहता हूँ मेरा काम तो हो गया, मार्केटिंग हो गई। उसके लिए मैंने पेड प्रमोशन चला दी, पैसे दे दिए और वो मार्केटिंग मेरी हो रही है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, आपने एड्स रन कर लिए। कई बार ये है कि आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप एक जगह लैग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मिलके कंप्लीट उसको एक स्ट्रक्चर। तो आप एक बता सकते हैं, मतलब इसमें एक ब्रीफ आ रही है, ये चीज़ें होती हैं इकोसिस्टम में, उन सब पे आपको जाना पड़ेगा। एड्स हो गया, प्रमोशंस हो गया, आपका वेबसाइट हो गया, आपका डिजिटली आपकी प्रेजेंस हो गई, ठीक है। जैसे गूगल के ऊपर हम आज के टाइम में सर्च इंजन यूज़ करते हैं, तो गूगल के ऊपर प्रोफाइल भी आपका डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। आपका वेबसाइट जब रैंक करती है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। आप ब्लॉग्स लिखते हैं, वो भी डिजिटल, क्योंकि ब्लॉग आप लिखोगे तो पब्लिश करोगे या अपनी वेबसाइट पे करोगे या डिफरेंट चैनल्स पे करोगे, तो वो सब डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ आप आ गए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब हो गया, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। मतलब ये कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक आदि-आदि। मैं बड़े और सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। पहले होर्डिंग्स बोर्डिंग्स होते थे, ठीक है, लोग इंसर्ट्स डालते थे न्यूज़पेपर में, वो फिजिकल फॉर्म हो गई। पैम्पलेट डालते थे, अब लोग नहीं डालते हैं। अब वही पैम्पलेट वाला काम जो है हमारे एड्स कर रहे हैं। जिसके पास जिसने सब्सक्राइब करा हुआ, जैसे एड न्यूज़पेपर का हम सब्सक्रिप्शन लेते तो हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता, उसके बीच में आ गया वो इंसर्ट, तो एड्स हो गया। अब हमने किसी चैनल को या किसी प्रोफाइल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब करा, उसके बीच में ऐड आ गया, जैसे यूट्यूब रन करते एकदम ऐड वीडियो आ गया, देखते हैं तो तो वो भी एकदम डिजिटल ऐड। मार्केटिंग का ही पार्ट। तो इसके खर्चे भी बहुत होता होगा इसमें। देखिए, खर्चे नहीं है, उतने नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अगर खर्चे हैं भी, तो देखिए आप एक चीज़ को समझिए, अगर आप पैसा पे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा एडवांटेज, मतलब सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो ये है कि ये जो आपकी जो स्पेंड कर रहे हो ना, उसकी आपको पूरी ट्रैक मिलती है। अभी जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया कि न्यूज़पेपर में इंसर्ट डाल दिया। आपने बोला कि 1000 मेरे जो पैम्पलेट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यूज़पेपर वालों को। अब उसने 1000 करे, 500 करे, आपको पता नहीं है, पहली बात। फिर कितने लोगों ने देखे, कितने लोगों ने नहीं देखे, ये भी आप नहीं ट्रैक कर सकते। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हर चीज़ ट्रैकेबल है। आपकी ऐड कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने उसे क्लिक किया, कितने लोगों ने आपको रिप्लाई करा, वहाँ से आपको क्या रिटर्न्स आए, क्या बिज़नेस जनरेट हुआ, आप उसके बेसिस पे सब कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं? तो उदाहरण देके। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे फ़ेसबुक के ऊपर अपन एड्स रन करते हैं, तो फ़ेसबुक का ऐड इम्प्रेशन बेसिस पे चलता है, ठीक है? लोग एड्स देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं, किसी को आपकी ऐड या सर्विस समझ में आती है या प्रोडक्ट सर्विस आपका समझ में आता है, तो वो आपको कॉल करते हैं या फिर कुछ इंक्वायरीज़ वगैरह जनरेट करते हैं। वहाँ से अगर आपको इनकम जनरेट हो गई, मान लीजिए आपने 5000 रुपये लगाया और आपके 10 प्रोडक्ट बिक गए उस ऐड के थ्रू, और उनकी कॉस्ट रही है आपकी हर प्रोडक्ट की, मान के चलिए 2000 के आसपास।
तो आपको पता है कि मैंने 5,000 लगाया था लेकिन 10 प्रोडक्ट मेरे बिके हैं, तो मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफ़िट मतलब मेरा रिटर्न आ गया। तो आप ये आपको अंदाज़ा हो गया कि अब मेरे को 20,000 रुपये यहाँ से मिल गए 5,000 रुपये लगा के। तो सब ट्रैक दिखाई देगा? सब ट्रैक दिखाई देता है सर, सब कुछ। बट ट्रांसपेरेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज़ यही है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। सब चीज़ें आपके सामने, जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करोगे वो आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ डेटा देगा। तो जैसे आप मार्केटिंग करते हैं तो डाटा आपके पास आता होगा, बिल्कुल डाटा हमारे पास तो आता आप है। उसको क्लाइंट को दिखाते हैं? बिल्कुल, हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपने इतना स्पेंड करा, आपको ये रिटर्न्स आए, आपको इतना लीड जनरेट हुआ, तो क्लाइंट भी फिर हमें बताता है कि हाँ, आपने जो लीड जनरेट करा उससे मुझे इतना रेवेन्यू हुआ, इतना रेवेन्यू मैंने जी। जनरेट करा, मेरी सर्विसेज इतनी बिकी है, मेरे प्रोडक्ट इतने बिके। तो सब कुछ ट्रैकेबल है सर, ट्रांसपेरेंसी है कंप्लीट इसके अंदर। एक शब्द आता है मेटा एड, हाँ जी। ये क्या चीज़ है? मेटा एड्स देखिए, पहले फेसबुक एड्स बोलते थे इसको, और क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम अब एक ही कंपनी रन करती है, तो मेटा एड्स के अंदर दोनों प्लेटफॉर्म कवर होते हैं। फेसबुक एड्स भी कवर होते हैं, प्लस आपका इंस्टाग्राम एड्स भी कवर होते हैं। तो मेटा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है फेसबुक ने, जिसके थ्रू आप दोनों प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक, अभी व्हाट्सएप भी आ चुका है, उस पे भी आप अपनी से जो मार्केटिंग है, अपना जो प्रोडक्ट है या अपनी जो एड्स है, रन कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पे ऐड रन किया तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा या उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा मुझे? नहीं, अलग पे नहीं करना पड़ता है, सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, उसी में आ जाता है आपका, उसी के अंदर कवर हो उसी जाता में दोनों, इंस्टाग्राम पे दिया तो फेसबुक पे आ है। जाएगा। हाँ, अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो मतलब चॉइस है आपकी, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो, लेकिन एडिशनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट नहीं है। कुछ नहीं है इसके लिए। अगला सवाल है, कोई अपना बिजनेस डिजिटली बनाना चाहता है, डिजिटल, तो उसे क्या करना होगा? कोई नई बिजनेस है या कोई बिजनेस ऑलरेडी रन है, वो कहता है मैं डिजिटली दिखाई दूं लोगों को, तो वो क्या करे? देखिए, डिजिटली अगर आपको अपना बिजनेस दिखाना है तो आज के टाइम में इंडिया के अंदर, इंडिया के वर्ल्ड वाइड फ्री काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप बिना पे किए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और आपकी डिजिटल प्रेजेंस बननी शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई शॉप है या आपका बिजनेस है, उसको आप डिजिटली लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गूगल के ऊपर एक ऑप्शन होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो आप क्रिएट करिए, ठीक है। तो आप सर्च रैंकिंग में दिखना शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा सा वेबसाइट बनवाइए आपका अपना, वेबसाइट आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जब लोग आपको सर्च करेंगे तो वहाँ से वेबसाइट आएगी, ठीक है। फेसबुक के पेज बनाइए अपना, फेसबुक का अपने बिजनेस का फेसबुक पेज बनाइए, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हो उनको रेगुलर वहाँ पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करिए, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को अनरोल करिए कैटलॉग के थ्रू। तो आप जिसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे वो देख सकेगा। अगर आपका फ़ोन नंबर उसके पास गया, वो देखता है कि बिज़नेस जो व्हाट्सएप है द बिज़नेस रजिस्टर्ड है, उसको वो जाके देख सकता है कि आप क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो डिजिटली आप उसमें आ सकते हो, ठीक ना है। इंस्टाग्राम का कोई खर्चा नहीं है, फेसबुक का भी फेसबुक का करता हूँ। कोई खर्चा नहीं, इंस्टाग्राम का कोई खर्चा नहीं, गूगल पे लिस्ट होने का कोई खर्चा नहीं है इनफैक्ट। तो ये बेसिक चीज़ है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप मतलब डिजिटली अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू कर रहे हैं। यकीन मानिए ये 70% तक आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, बिना किसी अमाउंट के पे किए हुए। फॉर एग्जांपल किसी का दुकान है, वो रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, शर्ट्स वगैरह, तो वो 2-3 शर्ट्स की अच्छी सी फ़ोटो खींच के अपना इंस्टाग्राम पे डाल दे, ट्राउज़र अच्छा, की। ऐड हो जाएगा, लोग उसकी शॉप पर आएँगे, अगर उसका इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक का उसने अपने लिंक दिए हुए हैं अपने विज़िटिंग कार्ड्स पे, लोग उसको वहाँ से फ़ॉलो कर लेंगे। तो नया जब भी वो कुछ डालेगा, नया कोई ट्रेंड में, फ़ैशन में कुछ आया है, वो वहाँ उसने पोस्ट कर दिया, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो ये नॉर्मली इस तरीके से आप अपना जो धीरे-धीरे, जिनके पास पैसा नहीं है, तो बजट की कोई यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बजट हमें तब चाहिए होता है जब हम ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हैं, रीच करना चाहते हैं, पेड मार्केटिंग के थ्रू। बट बेसिक के लिए आप ये सब चीज़ें करके अपने बिज़नेस को जो है डिजिटली ला सकते तो आजकल जो रील्स आती हैं उसी के अपना स्मार्टफ़ोन से अपना एक रील बना दी, अपने शर्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं हैं। और उसको अपना अपलोड कर दिया, या मार्केटिंग हो गई। अच्छा, वाइड रेंज से आपका क्या मतलब है? वाइड रेंज में मिनिमम कितनी होगी? वाइड रेंज देखिए ऐसा हो गया, जैसे अभी गूगल पे आप कोई मान लो, हम यहाँ बैठे हुए और हमें मुझे कुछ चीज़ सर्च करनी है, तो गूगल पहले क्या करेगा कि जो हमारे नियर बाय के लोकेशंस है ना, अगर वो चीज़ या वो शॉप या वो बिजनेस यहाँ पर अवेलेबल है 7-8 किलोमीटर के रेडियस में, तो उसको शो करेगा। बट अगर हमें चाहिए कि हम दूर जाना चाहते हैं, या मैं एज अ बिजनेस मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिलीवरी है, मान लीजिए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसको मैं
दिल्ली एनसीआर के अंदर डिलीवर कर सकता हूँ। अब मेरी शॉप तो है यहाँ पर एक पॉइंट पर, बट मैं रीच करना चाहता हूँ, लेट सपोज हमारे जैसे दिल्ली के अंदर नोएडा आता है, नोएडा के कस्टमर को। अब नोएडा के कस्टमर को मैं वर्बली तो नहीं बता सकता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं वाइडर रीच के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स का सहारा लूँगा। नोएडा के कस्टमर्स को उनके एज ग्रुप के हिसाब से, उनके डेमोग्राफी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टारगेट करूँगा। तो मेरा प्रोडक्ट जो नोएडा में बैठा है, अगर वो अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहा है तो उसको भी दिखाई देगा एज ए स्पॉन्सर्ड ऐड। तो वाइडर रीच पे हम फेसबुक के थ्रू इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो ये संख्या लाखों में हो जाती है, कम से कम वाइडर रेंज में कम से कम कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वो वाइडर रेंज कहलाएगी? नहीं सर, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक सर्विस अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो वो रेंज आप खुद ही डिसाइड करते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर सिटी भी कर सकते हो, पर्टिकुलर लोकेशन भी कर सकते हो, या पैन इंडिया भी कर सकते हो, तो उसका कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ, लिमिट नहीं। आप एक साथ अगर आप इंटरनेशनल भी करते हो तो आप इंडिया भी टारगेट कर सकते हो, पूरा बाहर की कंट्रीज़ है उसको भी टारगेट कर सकते हो। जितना आपका, हाँ, आपके प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी है और आपकी जो शिपमेंट या लॉजिस्टिक जो कैपेबिलिटी है, अगर आप उसको ओपन रखे हुए हैं तो आप कहीं पर भी टारगेट करके, अगर वो चाहता है कि दुनिया मतलब इंडिया के किसी भी कोने से, देखिए, अगर आपको अपना बिजनेस डिजिटली लेके आना है, या आपका पुराना बिजनेस है जिसको भी आपको लगता है कि इसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, तो आप बड़े सिंपल तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत आप करोगे, आप अपने बिजनेस को गूगल के ऊपर लिस्ट कर दीजिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक होता है, उसके ऊपर जाके लिस्ट कर दीजिए। 3-4 दिन में या 5-6 दिन के अंदर आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है। प्लस एक वेबसाइट आप बनवा लीजिए, तो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो वहाँ पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। फिर एक बेसिक काम करिए, जो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिए। उसमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के वीडियोस, इमेजेस, कोई चेंजेस होते हैं किसी तरीके के आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, या आप क्या काम करते हो, वो चीज़ें वहाँ रेगुलर अपडेट करते रहिए। नई चीज़ आती है तो उसका फ़ोटो डाल दीजिए, नया कोई कस्टमर आता है तो उसका वीडियो डाल दीजिए, या कुछ आपका प्रोसेस है उसका वीडियो डाल दीजिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका, देखिए, प्लेटफॉर्म जो है ना, जो बिजनेस है, अब वो डिजिटली एनरोल हो गया है। इससे सबसे अच्छा एडवांटेज ये रहता है कि लोग जब अब लोकल सर्च करेंगे, क्योंकि आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डाला है, और वो जो आपको लोकल सर्च के अंदर बहुत हेल्प करता है, तो वो आपका जो बिजनेस है वो मतलब लोकली लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। लोग आपके ड्राइविंग लोकेशन के थ्रू, यानी आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है उसको चेक करेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, किसी को आपकी शॉप या बिजनेस पर आना है तो मैप के थ्रू आपकी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। प्लस आपका अगर कोई सर्विस है और आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर ने परचेज़ किया, उसको चीज़ अच्छी लगी, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर रिव्यू डाल सकता है। अब रिव्यू अच्छा आपका जो रोल प्ले करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं कि हाँ भाई, अगर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ें देखते हो तो रिकमेंडेशंस ढूंढते हो। अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप अपने रिलेटिव से पूछोगे, फ्रेंड से पूछोगे, और वही चीज़ आपको गूगल के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी कि ये फलाना शॉप है, इसके पास अगर आप ये चीज़ ख़रीदते हो तो नीचे उसका आपने देखा रिव्यूज़ डले हुए हैं, अच्छे रिव्यूज़ डले हुए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप करोगे, यानी कि वेबसाइट बना लिया, प्रोफाइल कर लिया, और जो आप उसको रेगुलर अपडेट कर दिया, तो आपका जो बिज़नेस है डिजिटली एक तरीके से एनरोल हो गया। तो मतलब आपको बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप डिजिटली आ सकते हो। उसके बाद अगर वाइडर की बात करेंगे तो वो तो ख़ैर डिफरेंट टॉपिक हो गया। फिर उसमें तो फिर पेड एड्स वगैरह हो गई, वो चीज़। बट जैसे अभी आपने पूछा ना, शुरुआत अगर उसको डिजिटल से करनी है तो शुरुआत के लिए 2-3 बेसिक चीज़ें कर ले, तो आपका बिज़नेस जो है डिजिटली एनरोल हो जाता है। सर, ऐड आ जाएगी तो फिर वो पेड प्रमोशन हो जाएगा। बाकी आपका, जैसे मैंने बताया, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बना लिया, वेबसाइट बना ली, अपने सोशल मीडिया पेजेस बना ली। देखिए, वेबसाइट का खर्चा आता है, बट आजकल ऐसे एआई की काफ़ी टूल्स हैं जो आपको सिंपल वेबसाइट बना के दे देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और इनिशियल स्टेज में मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस लेवल का अभी नहीं जाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा, आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आपकी 5 से 6 पेज की होती है, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, वहाँ से आप बना सकते हो। डोमेन का बड़ा मामूली सा खर्चा होता है, कुछ
$1000 होते हैं इन अ ईयर, आप जैसे आपका होता है वो आप परचेज़ कर सकते हो। होस्टिंग भी आजकल इसी कॉस्ट में मिल जाती है, दे आर मल्टीपल साइट्स कंपनीज़ जो होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000-2000 के अंदर आप अपना डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकते हो। इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, मान लो कोई शॉपकीपर है, जी। इसका स्टेशनरी का बिजनेस है या वो कपड़े का बिजनेस है, वो शर्ट्स बेचता, अब सर्दी आ रही है तो अपना स्वेटर राइट, हाँ जी। बेच रहा है, तो अब वो रिटेल आना चाहता था, वो क्या करेगा? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, हम्म, हम जिस लोकेशन में बैठे हैं वो शॉप है, ठीक है। वो पर्टिकुलर किसी ऐसे प्रोडक्ट के अंदर डील करती है जो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब वो डील तो करता है, अब जो उसके आस-पास के लोग हैं वो तो उसको जानते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इसके पास अच्छी मिलती है। बट वो चाहता है कि मेरी कॉलोनी से बाहर भी लोग मेरे को समझे। मतलब कोई मेरी कॉलोनी से 7-8 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और वहाँ तक मेरा प्रोडक्ट पहुँचे, तो वो गूगल के ऊपर जाके अपना प्रोफाइल रजिस्टर्ड कर दे। अपने दुकान की शॉप की फ़ोटो डाल दे, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल दे, अपना डिस्क्रिप्शन लिख दे, अपना फ़ोन नंबर वहाँ अपडेट कर दे। वेबसाइट नहीं है तो भी चल जाएगा, इनिशियल फ़ेज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इससे होगा क्या कि जब लोग सर्च करेंगे स्वेटर्स या कोई पर्टिकुलर कोई जो वो सामान बेच रहा है, तो वो गूगल सर्च के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अब रेगुलर अपडेट कर रहे हो। लोग जब उसका सामान खरीदेंगे, चीज़ अच्छी लगेगी तो रिव्यू डाल देंगे, रिव्यू से उसकी रिकमेंडेशंस इंक्रीज़ होंगी। तो इस तरीके से वो अपने बिज़नेस को डिजिटली लेके आ सकता है और लोगों तक पहुंच सकता है, यानी कि जहां वो बैठा है वहां से थोड़ा और आगे तक के कस्टमर को वो डील कर सकता है, वहां तक अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपना फ्री में ऐड कर सकता है? फ्री में देखिए, फ्री में तो एड्स नहीं होते हैं, बट ये है कि जैसे गूगल बिजनेस है, इसको ही थोड़ा सा अगर वो एसईओ फॉर्मेट में बोले या जैसे मैंने बताया कि वो उसको अपडेट करता रहे रेगुलर, तो इससे ही अच्छा मतलब जो रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है, ये सफिशिएंट रहता है। और देखिए मतलब जो स्वेटर या स्टेशनरी वाला है, उसको हम कभी रेकमेंड भी नहीं करते कि आप पेड एड्स में जाइए, क्योंकि मार्जिन्स कम होते हैं उनके इतने, और फिर उतना बजट लगाने की ज़रूरत नहीं है जब उनकी रिक्वायरमेंट और उनका कस्टमर बेस ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो डिलीवरी नहीं कर रहे अनटिल अनलेस तो एक डिफरेंट चीज़ है। वो इंस्टाग्राम में अपनी रील बना के डाल दे प्रोडक्ट की। इंस्टाग्राम में डाल दे, अपनी फेसबुक में भी, मैंने कहा ना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, पेजेस बना ले, इसमें भी कोई पैसा तो लगता नहीं है। अपने पेज बनाए, अपने रेगुलर फ़ोटो अपडेट करते रहिए, अपने पोस्ट डालते रहिए, तो इससे उसका काम चल जाएगा। हाँ जी। आप कोई रियल एग्जांपल बताइए जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा किसी छोटे बिजनेस को बहुत बड़ी सफलता दिलाई हो? रियल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 2 साल पहले मैं एक क्लाइंट से मिला था, ठीक है? उनका उस वक़्त पेट शॉप था, मतलब पेट एक्सेसरीज़, पेट फूड्स वग़ैरह का उनका काम था। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो एक बोर्डिंग हाउस डॉग जो पेट बोर्डिंग होता है वो लॉन्च करने वाले थे। अब वो थोड़े से इस चीज़ को लेके मतलब कन्फ्यूज़ थे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको प्रमोट कैसे करें। तो मैं उनसे मिला, मैंने एक पूरा जो है उनको नेक्स्ट 6 मंथ का रोड मैप क्रिएट करके दिया। ठीक है? हमने उनका जो है गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल जो ऑलरेडी बना हुआ था उनकी शॉप के नाम से, उसको अपडेट करा, ठीक है? उसके अंदर जो नेसेसरी ऑडिट करा हमने, उसके अंदर जो नेसेसरी चेंजेस थे वो करे। फिर हमने उनका एक वेबसाइट बनाया, ठीक है? फिर उसके बाद हमने उनकी जो सर्विसेज़ थी डॉग बोर्डिंग, जो वो लॉन्च करने वाले थे, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस के लिए हमने उनके कैंपेन्स रन करे। कुछ कैंपेन्स हमने गूगल के ऊपर रन करे, कुछ कैंपेन्स हमने फेसबुक के ऊपर रन करे, मेटा एड्स जिसे हम बोलते हैं वहाँ रन करे। प्लस उनका जो लोकल जो प्रोफाइल बना हुआ था उसको भी हमने अपडेट और ऑप्टिमाइज़ किया और उसके ऊपर भी हमने एड्स रन करे। तो हमने गूगल भी कवर करा, प्लस हमने मेटा एड्स भी कवर करे, प्लस हमने लोकल भी कवर करा, ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में उन्होंने हमें एक बजट दिया था कि मेरा ये बजट है, इसमें आप मेरे को जो है ला के दीजिए, जो लोगों को पता चले कि हाँ। अब हमने उनके यूएसपीज़ पूछे कि आपकी यूएसपीज़ क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ पर जो डॉग बोर्डिंग है 24 आवर्स की, उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी प्राइसिंग है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो हमने उसको हाईलाइट करके लोगों के बीच में कैंपेन्स रन शुरू करे। कैंपेन शुरू करे, उनको बुकिंग्स आनी शुरू हो गई। जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको भी हमने रीअप्रोच करा, ठीक है। जो उनके फॉलोअर्स थे उनको भी हमने, क्योंकि हमने कंटेंट अपडेट करा, इंस्टाग्राम पे डाला, फेसबुक पे डाला, इस तरीके से। तो वहाँ पर फिर मेरे जब कन्वर्सेशन हुआ उनसे, जो लोग हमने 2 महीने ये काम करा, तो उनको जो है कॉल्स आने शुरू हो गए। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारी ट्रैकेबल है। तो हमने उनको रिपोर्ट दी कि 6 महीने पहले आपको कितने कॉल्स आते थे या 3 महीने पहले कितने कॉल्स आ रहे थे, अब आपको कितने कॉल्स आ रहे हैं। ये डेटा हमने उनके शेयर करा।
गूगल पे जब हमने ऐड चलाई तो तब लोगों को पता चला, अब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब सर्च करते हैं तो उनकी एड्स थी ना टॉप में रैंक करती थी, क्योंकि हम उसको मैनेज कर रहे थे, लोग क्लिक करते थे, उनसे बुकिंग करते थे। तो ये एक एग्जांपल मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ हमने उनको हेल्प करा। तो मेरी जब उनसे बात हुई, इनफैक्ट मैं अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप चैट भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशंस करते हैं क्लाइंट के साथ, वीकली भी करते हैं, फोर्टनाइटली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं। तो मैं उनको वीकली रिपोर्ट जो है सेंड कर रहा था कि सर ये इतना कॉल्स आया, इतना ये हुआ है। तो उन्होंने मेरे को, उनके जो फादर थे उन्होंने अप्रिशिएट करा, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बुकिंग्स आ रहे हैं हमारे पास, कॉल्स भी आ रहे हैं। तो ये हमने उनके लिए किया था। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो मतलब पिछले 6 महीने से या साल भर से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो जब हमारे पास आए थे तो मतलब खुद काम करते थे। जब हमने उनका ये पेड मार्केटिंग वाला काम संभाला, अब वो लोगों की टीम बना के काम कर रहे हैं, उन्होंने हायर करे हैं लोगों को, 2-2 3-3 लोगों को हायर करा है। जैसे क्लीनिंग बिजनेस है, इंटरनेशनल से हम काम करते हैं, तो क्लीनिंग बिजनेस में हम अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग खुश हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पर हमने लोगों को हेल्प करा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है? फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या इनके अलावा कोई और? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे ही कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। एआई जो एक डिफरेंट चीज़ है, हालांकि वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। बट जो प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, जैसे कि अगर आप फेसबुक की बात करो, तो फेसबुक जब आप वाइडर ऑडियंस तक रीच करना चाहते हैं तो आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब जो है एवरग्रीन है। यूट्यूब के ऊपर आपका फेस भी अवेलेबल होता है, आपकी कंटेंट भी अवेलेबल होता है, तो ये ट्रस्ट बनाता है लोगों के बीच में, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इंफॉर्मेटिव जो चीज़ है यूट्यूब पे डाल सकते हो। इंस्टाग्राम से आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग में भी काउंट होता है। लिंक्डइन आ गया कि आपका वैल्यूएबल कंटेंट जो है, आपके जो इनपुट्स हैं, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सजेशंस हो गई, या जो आपकी वैल्यूज़ हैं, या जो आपकी एक्सपर्टाइज है, वो कॉर्पोरेट लेवल में या उस तरीके के उस प्लेटफॉर्म में काम करती हैं। तो तीनों चारों जो प्लेटफॉर्म आपने बताए हैं। व्हाट्सएप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने आप को बहुत अपग्रेड करा है पिछले 2 साल के अंदर। कन्वर्जन्स जो हम कह सकते हैं कि जो आज के टाइम में आपकी बात ईमेल से शुरू हो रही है या पर्सनली हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज के टाइम में व्हाट्सएप को एज अ कन्वर्जन टूल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहीं क्लोज हो जाती हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हमारा मोस्टली कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर ही रहता है, क्योंकि हैंडी है सर, आपके फ़ोन में अवेलेबल है, आप इमीडिएटली बात कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेरी होता है, इमीडिएटली शॉर्ट हो जाता है, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो। तो ये सभी प्लेटफॉर्म अपनी अपनी इम्पोर्टेंस के साथ ज़रूरी। उसमें एक बात सबसे अच्छी लगती है, अगर कोई सेटिंग चेंज ना करें व्हाट्सएप में, कि पता चल जाता है भी किसने देखा, मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अमित जी, यूट्यूब हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ऐसा आपके अनुभव से ऐसा क्यों बना कि ये सबसे पावरफुल शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बन गया है? देखिए, यूट्यूब में आप एक चीज़ समझिए, यूट्यूब में यूट्यूब भी एक तरीके से सर्च इंजन ही है। जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें कंटेंट सामने आता है। यूट्यूब पे हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें वीडियोज़ सामने आते हैं। तो वो एक तरीके से वीडियोज़ के लिए सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब यूट्यूब इतना पॉपुलर क्यों हो गया? यूट्यूब इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि आपने जो एक वीडियो वहाँ पर बना के डाल दिया, वो लंबे टाइम तक वहाँ पड़ा हुआ है। वो आपको व्यूज़ भी दे रहा है, आपको पैसा भी दे रहा है, मॉनेटरी टर्म्स की बात करें। प्लस यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि यूट्यूब पर जब आप कोई चीज़ को, वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आपका फेस और जो आपकी वर्किंग है, यानी कि जो आपकी ब्रांडिंग है, वो इन पर्सनल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए लोग ज़्यादा यूट्यूब से कनेक्ट करते हैं। मुझे रेसिपी किसी चीज़ की चाहिए तो मुझे गूगल सर्च पे भी मिल जाएगी। बट उस रेसिपी को वो इम्प्लीमेंट कैसी होगी, कैसे उसके प्रोसेस रहेंगे, तो मैं उसके लिए इमीडिएटली क्या करता हूँ, यूट्यूब पे चला जाता हूँ। तो यूट्यूब इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि वहाँ पर हमें लाइव कह लो या फिर वीडियो फॉर्मेट में वो चीज़ें दिखाई देते हैं कि हम जो सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, या जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो कैसी दिखेगी, उसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या, उसका प्रोसेस क्या है। तो इसलिए यूट्यूब जो है इतना पॉपुलर हो गया। फॉर एग्जांपल मेरा एक पेन है, पेन का एग्जांपल लेते हैं। मुझे अपने पेन की खूबियाँ बतानी है, तो इसकी मैं वीडियो बना देता हूँ खूबियाँ बताते हुए। पेन
की वीडियो बन रही है और बता रहा हूँ कि इसकी टिप का फ़ायदा क्या है, स्मूथनेस चलता है, ऐसे जो भी फ़ायदे हैं मैं इसके बता रहा हूँ। तो इसका ये ब्रांडिंग का इसका अलग असर पड़ेगा। देखिए, अब क्या ये आपने जो उसके फीचर्स बता दिए पेन के कि ये फीचर्स हैं। अभी ये पर्टिकुलर किसी कंपनी का ब्रांड होगा, ठीक है? वहाँ अगर हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं तो वो फीचर्स बता देगा कि ये फीचर्स होते हैं। बट आपने बोला ये स्मूथ फ्लो है, ठीक है? स्मूथ फ्लो करता है, मतलब राइटिंग में एकदम स्मूथ इसका फ्लो रहता है। अब वो कंटेंट में दिखेगा नहीं, बट यूट्यूब पर जब आप अगर इसका वीडियो बना के डालोगे और आप इसको राइट करोगे या लिख के दिखाओगे, तो वहाँ पर वो चीज़ें दिख रही हैं। तो सामने वाला रिलेट कर रहा है कि अगर हम स्मूथ फ्लो की बात कर रहे हैं या ग्रिप की बात कर रहे हैं या कलर की बात कर रहे हैं या इसके साइज़ की बात कर रहे हैं या इसके अंदर जो रिफ़िल डला है उसकी जेल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। वो हम आँखों से देख सकते हैं। और वो किस तरीके से चल रही हैं या दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ यूट्यूब पर दिख रही हैं, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में हमारा जो सर्च है वो वीडियो फॉर्मेट में निकल के आई है। इसलिए ये यूट्यूब असर इतना जो है असरदार है और आज के टाइम में पॉपुलर है। अमित जी एक बात बताइए, जब यूट्यूब आती है तो उसका हम थंबनेल देखते हैं। थंबनेल पे फ़ोटोज़ होती हैं, लिखा होता है और टाइटल होता है। तो ये बताइए, हुक है, थंबनेल है और टाइटल, इनमें से सबसे ज़्यादा असरदार कौन है? इसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे। देखिए, यूट्यूब में जब आप कोई वीडियो डालते हो ना, तो थंबनेल तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है? बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके थंबनेल को देखकर जो वीडियो को क्लिक कर रहा है, वो कितने सेकंड के अंदर आपके वीडियो को देख के कंटिन्यू करता है या फिर पीछे चला जाता है। हुँ, हुँ। तो इसमें हुक एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर 5 सेकंड में आपका यूज़र ने क्लिक किया और वो पीछे चला गया, तो बेकार है। तो थंबनेल इम्पॉर्टेंट है, टाइटल भी इम्पॉर्टेंट है, बट हुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो उसके अंदर हुक ऐसा होना चाहिए कि जो आपके यूज़र को, यानी जो आपकी ऑडियंस है जो, उसको एंगेज करके रखे और वो उसको ये क्यूरियोसिटी पैदा कर दे कि भाई मेरे को ये वीडियो 15-20 मिनट देखना ही देखना है। तो हुक एक ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है यूट्यूब वीडियोज़। ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या एक गोल्डन टिप देंगे? देखिए, यूट्यूब चैनल करना या स्टार्ट करना, यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो डालना हर किसी का ड्रीम होता है, ठीक है? तो यूट्यूब चैनल पे जब भी आप शुरुआत करें, तो पहले तो इस डर को निकाल दीजिए कि मेरा जो पहला वीडियो होगा वो बहुत परफेक्ट होगा। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो एक निश क्रिएट करिए अपनी, उसके टॉपिक्स लिखिए, ठीक है? वीडियो बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं कि एक आज डाला फिर उसके बाद महीने भर गायब हो गए। रेगुलर पोस्टिंग रहनी चाहिए और परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग आप अपनी ऐसे रखें कि मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहनी चाहिए। और पहले 10 से 15 वीडियो ही आपके लर्निंग है। वो ही आपको सिखाएँगे कि जब आपका 20th या 21 वीडियो होगा तो वो किस, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो किस फॉर्मेट में आप प्रोफेशनल वीडियो जो बना रहे हैं और जो अपलोड कर रहे हैं उस पोजीशन में पहुंच गया। तो पहले आपके 10-15 वीडियो ख़राब भी होंगे, फीडबैक भी अच्छा नहीं होगा, आपको खुद भी लगेगा कि मैंने क्या बना दिया, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये मेरी एक वो है एडवाइस कि मतलब घबराना नहीं है। और हैवी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो पैसा है या आपको लगता है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगा के हम अच्छा वीडियो बनेगा, वो नहीं है। वो आप ही के ऊपर है। तो पहले 10-15 वीडियोज़ को तो आप ये समझ के चलो कि लर्निंग फ़ेज़ है। ये मुझे सिखा रहे हैं। आप सीखते जाइए, करते जाइए। वो स्मार्ट फ़ोन से भी अपना वीडियो बना, बिल्कुल सर, स्मार्टफ़ोन्स नॉर्मल ट्यूबलाइट की रोशनी और स्मार्टफ़ोन। बस एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक होना चाहिए। आजकल स्मार्टफ़ोन इतने अच्छे हैं कि आप उनसे अच्छा-सा वीडियो बना सकते हो। मेगापिक्सेल्स, कैमरा, साउंड क्वालिटी, कलर-वलर सब कुछ अच्छा होता है, तो उससे ही आप शुरुआत कर सकते हो। अगर इस यूट्यूब वाले सेशन का अगर मैं सम अप करूँ, तो एक तो आदमी को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है यूट्यूब से कंसिस्टेंट, हुक इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सर। ये 2 चीज़ आप करिए और एक निश। निश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कि एक वीडियो आपने किसी और का डाल दिया, दूसरा किसी और का डाल दिया। अगर आप एक निश को पकड़ के रखेंगे, एक निश के फॉलो करेंगे, तो लोग आपको फिर उसी के बेसिस पे सर्च करेंगे। और यही एक फ़ायदा होता है कि जब आप यूट्यूब पर जाते हैं, तो लोग आपको इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस टॉपिक के ऊपर हमें इस चैनल्स को सब्सक्राइब करने से नॉलेज मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे, ट्रेंड्स पता चलेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
तो निश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रैंडम मत रखिए, निश स्पेसिफिक रहिए। अगर किसी व्यक्ति को यूट्यूब के जरिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो पहले अपना निश डिसाइड करें और जो वीडियो बनाए उसका हुक शानदार जानदार होना चाहिए और तीसरा वो कंसिस्टेंट रहे, लगातार डाले। अगर उसने डिसाइड किया कि डेली डालनी है तो डेली डाले, अगर डिसाइड किया कि मैं हर 15 दिन में डालूंगा तो हर 15 दिन में डाले। हाँ, ये कंसिस्टेंसी ये की है। बहुत खूब अमित जी। अमित जी ये बताइए, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डिग्री या रिजल्ट? देखिए डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा रिजल्ट मैटर करते हैं। डिग्री ठीक है, डिग्री एक अच्छी चीज़ है, आपके पास होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। स्किल्स भी आपके हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सामने वाले कस्टमर को अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो स्किल्स भी ख़राब है, आपकी डिग्री भी ख़राब है। तो इसमें आपका जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिग्री भी होनी चाहिए आपके पास, नहीं है तो भी चल जाएगा। स्किल्स अगर आपके पास है, स्किल्स इस तरीके के होने चाहिए कि आपके कस्टमर को आपके स्किल्स से फ़ायदा मिले, उसको रिजल्ट्स मिले। तो मेरे हिसाब से तो स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिग्री के मुकाबले। अमित जी आजकल एआई का ज़माना है, हर फील्ड में एआई आ रहा है, लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में एआई का क्या रोल देखते हैं? ये एआई रोल जो आपके प्रोफेशन को, डिजिटल मार्केटिंग को कैसे चेंज करता है? देखिए एआई ने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत हेल्प करी है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई ने जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो हमारा एरिया है एग्जीक्यूशंस का, वो फास्ट कर दिया है। तो एआई आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब मैं खुद भी और हमारी पूरी एजेंसी भी डेली बेसिस पे एआई को यूज़ करती है, जिससे हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत स्पेसिफिक हो गई है। तो मतलब एक तो हमारा टाइम बचता है एआई के थ्रू, प्लस हमें एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत जल्दी फास्टनेस मिलती है, तो चीज़ें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है। तो एआई से यही फ़ायदा हुआ है कि आपका एग्जीक्यूशंस, आपका नॉलेज एरिया जो है वो बढ़ गया है, प्लस एग्जीक्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आपकी जो है बहुत स्पेसिफिक और बहुत फास्ट हो गई है। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ा है? जैसे आप ओनर हैं, आप लोगों को रखते हैं तो कम लोगों से कम मतलब देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कम लोगों से हम काम चलाएं। एआई एक टूल है, उसके पीछे या मतलब देखिए एआई तो एक टूल है, अब उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो आपके स्किल्स के ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एआई आने से हम एम्प्लॉय कम कर दिए, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एआई के आने से। जब वो समझ जाता है कि इस एआई को मेरे को, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग में है, चाहे वीडियो एडिटिंग में है या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में, तो उसमें उसको चीज़ें बहुत ही मिल जाती है। जहाँ चीज़ें उसको पहले मैनुअली करनी पड़ती थी, सोचनी पड़ती थी, समझनी पड़ती थी, अब एआई उसमें हेल्प करता है। तो एग्जीक्यूशन लेवल मैंने बताया ना कि वो फास्ट हो जाता है। तो रिसोर्सेज कम की नहीं है, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एआई क्या। क्या बात है, मतलब एआई से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल। आजकल जो नहीं नहीं सर, नहीं, खबरें ऐसा आ रही कुछ, हैं उससे ऐसा नहीं फायदा है। होता है। नहीं नहीं, एफिशिएंसी वो आपकी को इंक्रीज करते हैं एआई। बहुत अच्छा अमित जी, अब हम लास्ट राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका नाम है रैपिड फायर। मैं आपका सवाल पूछूंगा फुल एनर्जी के साथ, आप कोई जवाब देना फुल एनर्जी के साथ। जो भी आपका सवाल पूछते जो माइक में जवाब आए पहला वो आपको देना है या दूसरा। भारत का सबसे असरदार वीडियो प्लेटफॉर्म, यूट्यूब। एक टूल जिसके बिना आपका दिन बुरा लगता है, पर्सनली चैट जीपीटी मेरे लिए तो। पेड एरिया ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी पहली पसंद, पेड एड्स पैसा देती है एजेंसी को। एक गलती जो न्यू यूट्यूबर्स बार बार करते हैं, हुक जो है उनका कमज़ोर होता है, वीक, वीक हुक। एक लाइक में डिफाइन करें डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया एक ऐसा इकोसिस्टम, मतलब अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ, वास्ट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लाई से एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे बड़ा रिवार्ड, फ्रीडम। कौन सा टेक ट्रेंड आपको सबसे एक्साइट करता है? ऑटोमेशन। फिर से शुरुआत करना पड़े तो आप अलग से क्या करेंगे? यूट्यूब से। थैंक यू अमित जी, बहुत शानदार अमित जी, यह बातचीत बहुत अद्भुत रही। आज हमने समझा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ ऐप्स नहीं रहे, ये हर इंडियन बिजनेस के लिए एक बिजनेस टूल बन चुके हैं, बहुत का इंजन बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप एंटरप्रेनर हो, प्रोफेशनल हो या हो स्टूडेंट्स, तो एक बार आप गांठ बांध लीजिए, डिजिटल स्किल आज की सबसे बड़ी कुंजी है। अमित जी की कंपनी
एल्यूबिट मार्केटिंग को आप ज़रूर चेक कीजिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। और फिर मिलते हैं एक शानदार कन्वर्सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।